चलिए लिखेंगे एक एग्जांपल। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 और 6,000। प्रीपेड रेंट 6,000 और 10,000। रेंट चार्ज एग्जाम्पल नंबर नहीं है, मैं लिखवा रहा हूं। रेंट चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेंट चार्ज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1,00,000। कैलकुलेट रेंट पेड टू बी शोन। देखो जब तक आ जाएगा। कैलकुलेट रेंट पेड टू बी शोन इन रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। कैलकुलेट रेंट पेड be shown in receipt and आपको बताना है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना रेंट पे शो होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। भाई अभी तक अपन जो निकाल रहे थे वो केवल एक चीज निकाल रहे थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा किसी भी आइटम को। अब की बार उसने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू तो दे दी और आपसे क्या पूछा है उसने कि आपको ये बताना है कि रिसिट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट जाएगा। तरीका अभी भी वही है, बस हर बार आपको बैंक की इंफॉर्मेशन दे रखी होती थी और अपन P&L की इंफॉर्मेशन निकालते थे। तो चलिए रेंट अकाउंट बनाते हैं अपन। रेंट अकाउंट, सबसे पहले मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लाइबिलिटी बनेगा या असेट बनेगा? कोई भी खर्चा जो लाइबिलिटी है वो हमारी लाइबिलिटी हो गया। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग किस तरफ आता है, यानी ओपनिंग बैलेंस राइट साइड ओपनिंग क्लोजिंग टू बैलेंस। तो लिख दो सबसे पहले। सर दोनों का अलग बनेगा ना? क्या सर एक में ही करेंगे? एक में करेंगे बिल्कुल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन 6,000। अब मुझे सर एक बार ऊपर का दिखा दो क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखा तो रखा है, क्या हुआ? ओके। यहीं से चालू है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से। आइएगा अब मुझे बताइए प्रीपेड हमारे लिए असेट है या लाइबिलिटी है? प्रीपेड असेट है तो असेट असेट। ओपनिंग क्लोजिंग भी लिख सकते हैं अपन। तो लीजिए रेंट अकाउंट में लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
6,000, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब मुझे ये दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना खर्चा मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया, जस्ट लाइक अ पी एंड एल अकाउंट। तो अगर आप खर्चे को पी एंड एल में लिखते थे तो क्या एंट्री करते थे? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो इसी तरह से अगर अब मैं बात करूं कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,00,000 का खर्चा चार्ज करना है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? सब पीएनएल टू इनकम इनकम एंड एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। क्लियर है बिल्कुल? तो लिख दीजिए बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वापस बताने हैं। भाई पी एंड एल में एक्सपेंस ट्रांसफर करने की क्या एंट्री करते हो आप? सर एक्सपेंस टू पीएनएल। एक्सपेंस टू पी एंड एल करते हो, खर्चे को पी एंड एल में दिखाने के लिए। अच्छा सर, राइट ऑफ कर रहे हैं सर, पीएनएल टू एक्सपेंस। तो बस उसी तरह से यहां पर एंट्री क्या बनी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, 1,00,000। अब जितना खर्चा आपने ड्यूरिंग द ईयर रेंट पे किया होगा, एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लीजिए रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू रिसिट एंड पेमेंट। बताइए कितना अमाउंट आ गया? 1,00,000। सर 1,02,000। लीजिए ये आपके पास एज अ बैलेंसिंग फिगर वैल्यू आ गया। तो यानी क्वेश्चन आपसे रिसिट एंड पेमेंट के रेस्पेक्ट में भी मांग सकता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रेस्पेक्ट में भी ले सकता है। ऐसे आएंगे इसके। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यही छोटी छोटी वर्किंग्स आपको बना के रखनी है। वो पूछेगा या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट बता दो, क्लोजिंग बैलेंस बता दो, रिसिट एंड पेमेंट में कितना जाएगा। यही चीज आएंगी इस चैप्टर में से, और सबसे मेन सब्सक्रिप्शन का आना ही आना होता है क्वेश्चन। और एक आध क्वेश्चन ये इस पर से आ जाता है, जैसे प्राइस फंड के लिए आ गया, या आपका कोई भी एक्सपेंस से रिलेटेड, किसी अदर इनकम से रिलेटेड आ गया, तो वो चीज आती है। सर प्राइस फंड सिखाया है क्या? बताया था ना मैंने, लास्ट ट्रीटमेंट 10th नंबर का ट्रीटमेंट वही था प्राइस फंड का। ये रहा, जिसको मैंने एग्जांपल से समझाया था। ये रहा लास्ट, जो अपन ने एक एग्जांपल भी दिया था, जैसे बिल्डिंग फंड, अपन ने स्पोर्ट्स फंड का एग्जांपल दिया था। सर मतलब ट्रीटमेंट तो इसी की जैसी होगा, स्पोर्ट्स फंड के जैसे। लीजिए एग्जांपल उसका भी कर देते हैं। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दो, वो वाला लिखना है बस। हाँ ये लो। ओके सर। आपका स्पोर्ट्स फंड बना हुआ है 80,000 का। डोनेशन रिसीव donation received for sports 1,20,000। आपने स्पोर्ट्स इवेंट करवाया और उस स्पोर्ट्स इवेंट पर आपने 1,50,000 रुपए का खर्चा कर दिया। फंड बनाया हुआ था 80,000 का। ड्यूरिंग द पीरियड आपको उसी फंड में डोनेशन मिल गई कितने की? 1,20,000 की। और आपने खर्चा कितना कर दिया? 1,50,000।
हाँ बिल्कुल। कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फंड। एंड ट्रीटमेंट। सर 50,000। भाई फंड का बैलेंस तो निकालना आसान है। भाई अपने पास शुरुआत में फंड था 80 का, डोनेशन मिली 1,20, तो फंड का टोटल बैलेंस हो गया 2 लाख। उस 2 लाख में से मैंने खर्चा कितना कर दिया? 150। 150। तो अभी भी मेरे पास फंड में पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है। कितने का? बैलेंस तो कैसे निकलेगा? 80 प्लस 120 माइनस, कहां दिखाओगे इस 50,000 को? ये अकाउंट बनाने की जरूरत है कि इसमें? इसमें अकाउंट की लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में स्टेटमेंट बनता है इसमें। तो बताइए 50,000 कहां शो करोगे अभी से? सर ये जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट। एक्सपेंडिचर में तो तब आता है जब नेगेटिव बैलेंस होता है। ये जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में स्पोर्ट्स फंड के नाम से। यानी जब आप फंड का बैलेंस अभी भी पॉजिटिव है ना, तो फंड में अभी भी पैसा पड़ा हुआ है विच मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। तो अगर आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर कोई पैसा आपको मिलता है तो वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी। तो यानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट में तो वो आएगा जो डोनेशन मिली और जो खर्चा किया आपने। फिर रिसीट एंड पेमेंट में तो क्या आता है? जो भी आपको पैसा मिला और जो भी आपने पैसा खर्च किया। तो रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड तो दिखाओगे 1,20 और पेमेंट साइड दिखाओगे 150। अब मान लो इसी एग्जांपल को अपन चेंज कर देते हैं और एक्सपेंसेस इनकर्ड कर देते हैं 2,15,000। समझ रहे हो? यानी मेरे पास फंड में ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 80, डोनेशन मिली 1,20, तो टोटल पैसा कितना हो गया? 2 लाख। लेकिन अब मैंने खर्च कितना कर दिया? तो फंड से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि अब जो एक्सेस एक्सपेंडिचर है वो आप कहां दिखा दोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। तो अब आपके पास एक्सेस खर्चा कितना हो गया? 15,000। इस 15,000 को आप क्या दिखाओगे? तो जो एक्सेस पेमेंट हुआ 80 प्लस 1,20, तो 15,000 का एक्सेस खर्चा हो गया। और ये एक्सेस खर्चा हम कहां दिखा देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। सर ये जब ये ऊपर अपन ने जो करा ना 50,000 जो निकाला, एक बार इसे ना स्पोर्ट्स फंड में करके बताओ कि किस नाम से कहाँ आएगा। क्या बोल रहे हो? समझा नहीं, वापस बोलो। सर स्पोर्ट्स फंड बना के उसमें ना जैसे दिखा 80,000। दिया ना मैंने। बैलेंस शीट की ये साइड कौन सी होती है? नहीं सर मैं ये नहीं बोल रही। फिर क्या पूछ रहे हो? सर एक बार आप स्पोर्ट्स फंड बनाओ, उसमें जैसे अपन ने से पहले ऊपर किए थे ना पोस्टिंग, एक बार वैसे करके जरूरत सिखा कहाँ है? ऑब्जेक्टिव में आपको फॉर्मेट की जरूरत कहाँ है? मुझे तो फंड का बैलेंस निकालना है ना केवल। मुझे एक बात बताओ, अपने को क्या जरूरत है उसका? फॉर्मेट क्या? अकाउंट थोड़ी बनेगा फंड का। आपको मैंने फंड का निकालना भी ऐसे ही सिखाया है। आप देखो ऊपर, सबसे पहले लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस प्लस डोनेशन माइनस एक्सपेंसेस, तो बस सीधे सीधे मेरे पास बैलेंस आ जाएगा फंड का। और वही मैंने यहाँ किया है, उसको सिंगल फॉर्मेट में। बस कहाँ दिक्कत है? ये लो, ये ओपनिंग बैलेंस, ये डोनेशन रिसीव्ड, ये मनी यूज्ड। अब रिमेनिंग अगर पॉजिटिव बचा तो वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आएगा, और अगर बैलेंस नेगेटिव बचा यानी मैंने एक्सेस पेमेंट किया तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो हो जाएगा। बस इतना सही ट्रीटमेंट है, उतना ही करो बस। ठीक है? अकाउंट नहीं बनेगा फंड के लिए, तो मैंने आपको इनकम एंड स्टेटमेंट फॉर्मेट लिया है।
रिसिप्ट मतलब अगर अपन अकाउंट बनाते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो एक 20 आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर में एक 50 आएगा। डोनेशन रिसीप्ट रिसिट एंड पेमेंट में सारी रिसीट्स भी आती हैं और पेमेंट भी आता है। हाँ। डोनेशन रिसीव हुई तो रिसिट एंड पेमेंट में आपके पास डोनेशन आएगी 150 जो आपको पैसा मिला, और जो आपने खर्चा किया वो आपका 120। रिसिट एंड पेमेंट में तो दोनों आएंगे ना आपके। रिसिट एंड पेमेंट में कैश की सारी चीजें आती हैं। अब आपको ये देखना है कि फंड का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। अगर पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। अब इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई वैल्यू नहीं आएगी, और अगर एक्सेस पेमेंट हुआ तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा। ये जो 15,000 का अमाउंट है ये आपका कहां आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। बस इतना सही ट्रीटमेंट होगा। किस चीज का, फंड का भी वही ले रहा हूं, आइएगा। बिल्डिंग फंड, सर स्क्रॉल अप करना। अब सर ये जो एक्सेस पेमेंट वाला है ये 15,000 कहाँ से होगा? कहाँ लिखा हुआ है? मैंने देखो इसी के नीचे लिखा हुआ है मैंने। सर 2 साइड में आएगा, बाई साइड में। पेमेंट किस साइड में आते हैं रिद्धि? सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है रिसिप्ट और इनकम एक्सपेंडिचर में। अरे भाई मुझे बताओ, जब मैं लिख रहा हूं पेमेंट ज्यादा है तो पेमेंट साइड तो एक्सपेंडिचर साइड ही होता है ना आपका। बाय साइड। 15,000 रुपए आपके पास एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, बस एक्सपेंडिचर साइड में। बिल्कुल आपको ये निकालना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या अमाउंट जा रहा है या बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जा रहा है। अभी वापस देखो, बिल्डिंग फंड है हमारा, मान लो 1 लाख का। अब इसका मतलब समझो, हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं जिसका यूटिलाइजेशन हमें करना है बिल्डिंग को बनाने के लिए। भाई बिल्डिंग फंड का मतलब समझो, हमें कोई डोनेशन कभी पुराने में मिली होगी और हमने वो पैसा अभी तक बिल्डिंग बनाने में यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी 1 लाख रुपए की एक लायबिलिटी चल रही है कि जब बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग का पैसा वहां पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे अपन। ठीक है, आओ इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट बिल्डिंग फंड एट द रेट 10%। और हमने इसी पैसे को इन्वेस्ट भी कर रखा है। भाई हमने ये सोचा कि जब तक बिल्डिंग बनाएंगे नहीं तब तक ये पैसा बेकार पड़ा रहेगा, तो मैंने इस पैसे को एक एफडी बनवा दी जिस पर मुझे ब्याज कितना मिलेगा, 10%। जो पैसा मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने वो आइडल नहीं रखा अपने पास, क्यों, उससे कोई फायदा नहीं है। मेरे को लग रहा था कि भाई बिल्डिंग बनाने में भी 6 महीने 8 महीने लगेंगे तब ये पैसा यूज आएगा, तो तब तक के लिए मैंने इस 1 लाख को क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया 10% के रिटर्न पर। क्लियर यहां तक? आइए अब आगे बढ़ते हैं। करंट ईयर में क्या हुआ देखो, एक लाख का फंड था, 1 लाख का, जरूरी नहीं है मैं 1 लाख ही दिखाऊं, हो सकता है मैंने 80,000 इन्वेस्ट किया होता, वो तो मुझे क्वेश्चन बताएगा ना कि मैंने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है उस फंड के अगेंस्ट। और सर टाइम पीरियड क्या? सर कितने टाइम के लिए किया है? अभी रुको ना, तो टाइम पीरियड की तो अभी बात ही नहीं आई ना। किया हुआ होगा मेरे पास, कब से ये फंड मेंटेन है मुझे तो डेट ही गिवन नहीं है ना। आइए
सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे फिर? रुको तो सही, मुझे करवाने दो ना एक बार। आपको पता है वो क्वेरी ला रहे हो जो मैंने अभी तक बताई नहीं है आपको। रुको, मैंने अभी केवल क्वेश्चन स्टार्ट किया है लिखना। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग ₹4 लाख की मुझे इस बार क्या मिली है? डोनेशन मिली है कि भैया ₹4 लाख डोनेट किसी ने किए हैं, किस पर्पस के लिए? बिल्डिंग पर्पस के लिए। अमाउंट स्पेंट ऑन बिल्डिंग 250। अब मैंने 2.5 लाख की क्या बनवा ली? बिल्डिंग बनवा ली है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था 10% की रेट पर, उस पर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला है? 5,000 की इनकम जनरेट हुई है। इसका मतलब ये हो गया होगा कि मैंने 6 महीने बाद पैसा विड्रॉ कर लिया होगा। भाई इंटरेस्ट इनकम 5,000 मिल रही है 10% की रेट की, तो 10% की रेट से साल भर का इंटरेस्ट कितना बनता? 10,000। बिल्डिंग बनवाई है तो पैसा भी तो चाहिए होगा मुझे, तो मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए वो पैसा विड्रॉ कर लिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो उसने दे दिया कि जो इंटरेस्ट की इनकम हुई है वो इनकम कितनी हुई आपको? 5,000 की इनकम हुई है। अब इसने बोला है गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब हमें इसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाना है, कैसे हम इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, कैसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि फंड भी दो तरह के होते हैं, एक जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट होता है और एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा। सबसे पहले तो जरा अपन फंड के बैलेंस की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था वो देखना। अब पूरा क्वेश्चन पहले मैं करवा रहा हूं, आप समझेंगे, उसके बाद उतारना, साथ साथ मत उतारना। देखो, सबसे पहले मेरे पास फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 लाख। फंड का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। क्या मुझे कोई डोनेशन मिली? ये सर 4 लाख। डोनेशन मिल गई 4 लाख। क्या कोई इंटरेस्ट की इनकम कमाई इस फंड से? ये सर 5,000। प्लस इंटरेस्ट इनकम 5,000। अब मुझे बताओ मेरे फंड का बैलेंस कितना आ गया? 5,05,000। हाँ, जब भी आप कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे ना तो फंड का बैलेंस एडजस्ट नहीं होगा कभी भी। फंड का बैलेंस अभी भी 5,5 ही चलेगा, बट एक्चुअली में तो 5,5 है ही नहीं ना, क्योंकि उसमें से मैं खर्च कितना कर चुका हूं? 2.5 लाख। नहीं, अब मुझे कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइड में एंट्री डालनी पड़ेगी। रीजन, ये जो 2.5 लाख रुपए मैंने खर्च किए, इससे एक बिल्डिंग भी तो बनी होगी। असेट। बिल्डिंग बनी है तो क्या वो मेरी असेट नहीं है? तो अब जब मैं बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन लाऊंगा तो ध्यान से देखना, यहां पर लाइबिलिटी में तो मैं लिख दूंगा बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड 5,05,000, क्योंकि फंड में इतना ही पैसा था मेरे पास। लेकिन क्या एक्चुअली में अभी भी इतना बचा है क्या? नो सर। 2.5 लाख रुपए। बट प्रॉब्लम ये है कि वो 2.5 लाख रुपए यहां से माइनस नहीं कर सकता मैं। रीजन, क्योंकि उस 2.5 असेट क्रिएट हुई। असेट क्रिएट हुई है।
अगर वो एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा होता तब तो मैं 2.5 लाख यहीं से माइनस कर देता, लेकिन अब चूंकि वो एक असेट को क्रिएट करवा रहा है, तो बताइए बिल्डिंग कितने से लिख दूंगा? 2,50,000। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट तो अब आपने बेच ही दी होंगे, अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं तो अगर मान लो वो बोले कि हमने आधे इन्वेस्टमेंट बेचे तो असेट साइड में इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगी। वो चीज उसके अकॉर्डिंग चलेगी कि आपके पास क्वेश्चन क्या है। बस फंड अकाउंटिंग में जो गलती होती है ना वो ध्यान रखो। एक होता है फंड अकाउंटिंग में से किया जाने वाला रेवेन्यू नेचर का खर्चा, और एक होता है फंड अकाउंटिंग की वजह से क्रिएट होने वाला कैपिटल नेचर का खर्चा। जब रेवेन्यू नेचर का खर्चा करोगे ना तब तो वो फंड के बैलेंस में से ही डिडक्ट होगा, तब तो वो फंड सर इसका इसी में एग्जांपल दे दो। इसमें नहीं हो सकता ना। बिल्डिंग में मैं रेवेन्यू नेचर कैसे लाऊंगा? बिल्डिंग से तो असेट ही क्रिएट होगी ना। इसका एग्जांपल ऊपर बता चुका हूं, स्पोर्ट्स फंड। अच्छा, उसमें उसके एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट फंड से मैंने माइनस एक्सपेंस किया। किए थे तो मैंने फंड को लेस कर दिया था, ये देखो। हाँ सर। यहाँ पर मैंने क्या किया था, क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट किया तो मेरे पास से पैसा खर्च हुआ होगा। तो आप ध्यान से देखो, फंड का बैलेंस था मेरे पास 2 लाख रुपए, मैंने 1.5 लाख खर्च किए तो कोई असेट थोड़ी क्रिएट हुई, इवेंट किया उस पर खर्च हो गया, तो मैंने इमीडिएटली फंड में से 1.5 लाख रुपए क्या कर दिए, माइनस, फंड का नेट बैलेंस निकाल लिया। ये तो हुआ रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट। फिर मैंने आपसे बात की कि अगर यही खर्चा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बनाएगा तो उसे फंड के बैलेंस में से डिडक्ट नहीं करोगे, फंड का बैलेंस एज इट इज चलता रहेगा, और जो खर्चा करके आपने कैपिटल असेट क्रिएट की है वो आप असेट साइड में सेपरेटली शो कर दोगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, रेवेन्यू नेचर का खर्चा फंड में एडजस्ट होगा, लेकिन कैपिटल नेचर का खर्चा फंड में एडजस्ट नहीं होगा, उसे सेपरेटली असेट साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये फंड अकाउंटिंग के और इनके ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, थ्योरी में पूछ लेगा, किया भी था हमने शायद स्टडी मटेरियल में था भी कि रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो डिडक्ट करोगे, हाँ सर, एडजस्ट करोगे, लेकिन कैपिटल नेचर का खर्चा फंड में एडजस्ट नहीं होगा। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बना लीजिए अब इसको आप पूरा, ये बैलेंस शीट, ये एक वर्किंग कर दी है। कौन सा बैलेंस हो गया ना अपने आप ही एडजस्ट। अगर आप देखोगे तो अब यही हुआ, नेट उतना ही बचा जितना फंड में पैसा बचा हुआ था आपका, लेकिन एक्चुअली में कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होने की वजह से फंड मेंटेन ही रहेगा। ये फंड खत्म कब होगा, जब ये बिल्डिंग ही बेच दोगे आप, तो इधर से बिल्डिंग हटेगी और इधर से फंड हटेगा, पहले तो हट ही नहीं सकता ना। तो भी कोई बात नहीं, बिल्डिंग इधर आ गई 5,05,000, इधर भी फंड चलेगा, तभी तो मैच होगी बैलेंस शीट, वरना बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ना डबल एंट्री पर। फंड के कैपिटल एक्सपेंडिचर के फंड एक ही केस में कैंसिल हो सकते हैं बस, जब वो असेट ही बेच दो, बट ऐसा कभी कर नहीं सकते आप, क्योंकि ये एनपीओ है, फंड पब्लिक का पैसा आया है, कैसे बेच दोगे बिल्डिंग को? भाई ऐसे थोड़ी है कि भाई हमने एक ट्रस्ट बनाया था और एक मान लो मंदिर बनाया तो बेच देंगे मंदिर को, कर ही नहीं सकते अपन ऐसा। इसलिए जनरली फंड अकाउंटिंग बहुत रेयरली फॉलो होती है, क्योंकि फंड अकाउंटिंग में क्या, ये तो क्या हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं बेसिकली, जनरली वो फंड अकाउंटिंग क्रिएट ही नहीं करते। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन मिली, आप उसको लिख दो बैलेंस शीट में, खर्च होता जाएगा, हटाओ वहां से और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते जाओ, वरना फंड में तो समस्या क्या रहेगी, ये फंड लगातार चलता ही रहेगा आपका। बना लो। कल आपका इसी टॉपिक का टेस्ट लूंगा मैं यहीं पर, नहीं कल ही पढ़ा है ना अपन ने, सारा भी रेगुलरली पढ़ा है, मतलब टेस्ट इन द सेंस क्वेश्चंस करने हैं, मैं आपको दूंगा पूरा टाइम, फिर देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो इस चैप्टर के।
सब पूरा चैप्टर ही जो भी सिखाया पूरा इसमें। पूरा चैप्टर ही हो गया ना। वर्किंग सी तो है इसमें, सब्सक्रिप्शन से चालू हुआ, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंसेस, एंट्रेंस फीस, और जिस तरह के क्वेश्चन अपन ने स्टडी मटेरियल में किए, बट डिजिट सी तो चेंज हो। अरे एक दिन तो दे दो। एक दिन क्यों, इतने दिन थे ना दिवाली के 6 दिन। अरे सर फेस्टिवल में कौन पढ़ता है। कोई बात नहीं, तो कर लो ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अपन क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं, अब चाहे उसे टेस्ट मान लो चाहे अपना डिस्कशन मान लो। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब आपके पास अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इस टॉपिक का, तो आप कितने उस तक पहुंच पाते हो। फिर टेस्ट पेपर्स तो और अपन अलग से करते चलेंगे, बट यानी आप एक दिन में जितना पढ़ सकते हो, और वैसे ऐसा कुछ नहीं है। आपने जितनी बातें लिखी है ना, उसको पढ़ने के लिए 2 घंटे का रिवीजन चाहिए बस। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो कल अब आपको मतलब अप्रोक्स में ये मान के चलूंगा, आपको 1 मिनट का एक क्वेश्चन, इस तरह से अप्रोक्स में आपको 30-35 क्वेश्चन दूंगा। हाँ, तभी तो 30 मिनट में खत्म होने चाहिए। एमसीक्यूज बिल्कुल जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल। क्योंकि सर अब 1 घंटा तो दो पेपर के लिए, आधी घंटा ही। 1 मिनट का एक क्वेश्चन बस, तो थ्योरी भी सर तो आएगी ना। थ्योरी के क्वेश्चन में 1 मिनट थोड़ी लगेगा। नहीं, थ्योरी में नहीं लगे सर, प्रैक्टिकल में लगेगा तो टाइम। प्रैक्टिकल में वहां टाइम बचा के वहां यूज करना, तभी तो स्पीड सर आएगी। क्योंकि अब मैंने आपके बहुत सारे टेस्ट पेपर बना दिए हैं, कि मैंने दिवाली की छुट्टियों में यही किया है। आपके पुराने सारे चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव वगैरह सब रेडी हैं। अब अपने को सारे पुराने चैप्टर्स को भी टाइम टू टाइम क्या करना है, मैं आपको बताता रिवाइज। चलूंगा कि जैसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने पढ़ लिया वो रिवाइज करें, ताकि फिर एक दिन हम पूरे उसके एमसीक्यूज करेंगे कि आप कितने कर पाते हैं, ताकि अब आपका जो एमसीक्यूज का स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए पार्ट, कि भाई आपके सारे एमसीक्यू सही हो। इसमें आपका 20 नंबर का तो कॉस्टिंग वाला पार्ट है, अकाउंट्स में 2-3 टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कॉस्टिंग वाला पार्ट बहुत इजी है इसका, उसमें तो कुछ नहीं है। थ्योरी थ्योरी की कॉस्ट क्या होती है, उसके टाइप्स क्या है। हाँ, वो अरे तुम चैप्टर और कितने बस हो गया बचा है। तो। वो तो इंटर में पूरे 150 नंबर का आता है, क्योंकि आपके कॉस्ट है। हाँ,